जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यूथ साइंस बुक से चैप्टर वाइज डिस्कशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे और इससे पीछे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमसीक्यू का 4 क्लास देखा है और आज का ये क्लास आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा, जहाँ पे हम लोग मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करना और वो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों, इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल बिना अपने समय को गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिल एसिड, तीसरा ऑप्शन है एथेनॉल, चौथा ऑप्शन है एल्डिहाइड। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से किस में कार्बोनिल समूह नहीं होता है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे इस चारों ऑप्शन में से जिस किसी में भी एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में नहीं जुटा होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर फिर इसके लिए तो हमको इन चारों ही ऑप्शन का फंक्शनल ग्रुप याद रखना होगा। बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कीटोन, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है R2C डबल बॉन्ड O, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ रहता है, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे और एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे रहता है। ध्यान में रखेंगे ये जो आपका R है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। मेरे मित्र, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप रहता है। आपका अगला ऑप्शन है कार्बोक्सिल एसिड, आप इसी को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में ये भी बताया है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें आपका एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा हुआ रहता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। आप कहेंगे चलो सर इसको भी समझ लिया। आपका अगला ऑप्शन है एथेनॉल। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एथेनॉल जो है ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। किस ग्रुप का कंपाउंड है, अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। और आप सबों को मालूम है कि अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी OH होता है। क्या होता है, OH होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन की चर्चा नहीं की गई है, यानी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। आपका अगला ऑप्शन है एल्डिहाइड। क्या है सर, एल्डिहाइड। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सर इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। क्या होता है, CHO। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप में भी क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा हुआ रहता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो हमारा जो ऑप्शन कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एल्डिहाइड है, इन तीनों में ही क्या पाया जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा, जबकि अल्कोहल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं पाया जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एस्टर के यौगिक होते हैं, यानी कि एस्टर ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो COOR होता है। और ध्यान में आपको यह भी रखना होगा कि यहां भी एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा हुआ रहता है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो कीटोन होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जो एल्डिहाइड होता है और साथ ही जो एस्टर होता है, इन सभी में क्या पाया जाता है, तो कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इन सभी में एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑल, दूसरा ऑप्शन है अल, तीसरा ऑप्शन है ओन, चौथा ऑप्शन है ओइक। क्या होगा इसका आंसर,
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन के साथ हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑल, ये हम लोग किसके साथ लगाते हैं, तो अल्कोहल ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसके साथ लगाते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है अल, ये हम लोग किसके साथ लगाते हैं, तो गुरुजी एल्डिहाइड ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, अल प्रत्यय लगाते हैं। और आप लोग पढ़ते भी हैं ब्यूटेनल, प्रोपेनल, इस तरह से। साथ ही आपका तीसरा ऑप्शन है ONE, ओन। ध्यान में रखिएगा कि ओन प्रत्यय जो है हम लोग वो कीटोन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसके साथ लगाते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है ओइक। क्या है सर, ओइक। ध्यान में रखेंगे कि जितने भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का कंपाउंड होता है, जितने भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का कंपाउंड होता है उसमें हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तो ओइक प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि आप सभी पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड आपका किस ग्रुप का कंपाउंड है, आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का कंपाउंड है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि कीटोन ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके साथ हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तो ओन प्रत्यय लगाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अल्कोहल ग्रुप के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे सर OH होता है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे सर CHO होता है। कीटोन के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि R2C डबल बॉन्ड O होता है। और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी सिंगल बॉन्ड COOH होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल, चौथा ऑप्शन है कीटोन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपका कंपाउंड प्रोपेनॉन होता है, जो आपका कंपाउंड प्रोपेनॉन होता है जिसका फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, या इसी को आप CH3CO CH3 लिखते हैं, इसके साथ किस ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये चीज आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे प्रोपेनॉन लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ओन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो कीटोन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगता है, तो आप कहते हैं सर ओन लगता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ONE कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका प्रोपेनॉन है इसी को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसी को एसीटोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसीटोन भी बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके साथ ओइक प्रत्यय लगता है, जबकि आपका जो ऑप्शन अल्कोहल दिया हुआ है इसके साथ क्या प्रत्यय लगता है, आप कहेंगे ऑल लगता है। और आपका जो एल्डिहाइड दिया हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके साथ प्रत्यय अल लगता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पीली, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है कत्थई, चौथा ऑप्शन है नीली। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये मुख्यतः दो ग्रुप में बटे होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जलाया संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी जा सकता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी जा सकता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपके घर में जो LPG यूज किया जाता है उसमें आपका कौन सा कार्बन रहता है, आप सभी याद रखेंगे कि आपके LPG में प्रोपेन रहता है, ब्यूटेन रहता है और आइसोब्यूटेन रहता है। और प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सब क्या हैं, आप कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब आपका LPG जलता है तो किस टाइप का लॉ देखने को मिलता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब LPG जलता है तो हमको नीला कलर का लॉ देखने को मिलता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा किसके उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो क्या देगा ये सर, नीला लॉ देगा। कैसा लॉ देगा, नीला लॉ देगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये आपको कौन सा लॉ देगा, आप सभी ध्यान में रखना कि ये पीला लॉ देगा। क्या देगा, पीला लॉ देगा।
तो आप ये दोनों डिफरेंसेस ध्यान में रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा तो नीला लौ देखने को मिलेगा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा तो पीला लौ देखने को मिलेगा। साथ ही एक बहुत ही अहम सा डिफरेंसेस आप सभी भी फील करते होंगे, जैसे कि जब आप एलपीजी को जलाते हैं तो कोई धुआं निकलता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा तो उससे आपको किसी भी प्रकार का काला धुआं नहीं मिलेगा, जबकि जब आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो ये पीला लौ के साथ क्या करेगा, तो गुरुजी बहुत सारा अमाउंट में काला धुआं भी प्रदान करेगा, यानी कि काला धुआं भी देखने को मिलेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि पैलाडियम और रेडियम। दूसरा ऑप्शन है निकेल और हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है निकल और कैडमियम और चौथा ऑप्शन है निकल और पैलाडियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तब वहां पे किस उत्प्रेरक की उपस्थिति जरूरी होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ा जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा तो हमको या तो निकेल उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी या फिर पैलाडियम उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो निकेल उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी या फिर पैलाडियम उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप कहेंगे हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति तेल आपका क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जब हम लोग इससे घी यानी कि डालडा बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं सर, इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजनीकरण का सबसे बेटर एग्जाम्पल क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना या वनस्पति घी बनाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, आप कहेंगे हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा कि वनस्पति घी को ही क्या बोला जाता है, आप सभी कहेंगे डालडा बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 1। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बेंजीन जो है ये एरोमेटिक यौगिक कहलाता है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जाता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो जस्ट लाइक रिंग के जैसा होता है, यानी कि वलय के जैसा होता है। और ध्यान में रखिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही क्या बोला जाता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एरीन बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब बेंजीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी पहले हम लोग 6 कार्बन को लिखते हैं। तो लीजिए हम यहाँ पे 6 कार्बन को लिख दिए। अब क्या करते हैं कि जब हम इसके लिए बॉन्ड बनाते हैं तो कहते हैं सर अगर ये हमारा पहला बॉन्ड है, यानी कि ये हमारा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड है तो क्या होगा, सिंगल होगा, जबकि इसके बाद का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ध्यान देंगे कि फिर जो इसके बाद का बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और फिर जो इसके बाद का बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अब डबल बॉन्ड के बाद जो आपका बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, तो सिंगल होगा, और साथ ही साथ सिंगल के बाद जो आपका फिर बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे जुटेगा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुटेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा। ये आपका क्या हो जाता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि संरचना सूत्र हो जाता है।
आप सभी क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड के बाद आपका एक क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा पहला सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा दूसरा सिंगल बॉन्ड है और ये हमारा तीसरा सिंगल बॉन्ड है। हम क्या देख रहे हैं कि बेंजीन के एक अणु में जो आपका सिंगल बॉन्ड की संख्या है वो कितनी है, आप कहेंगे 3। साथ ही जब आप डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहला डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है और तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के अणु में क्या होगा, तो 3 सिंगल बॉन्ड होंगे और साथ ही साथ क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं, आप कहेंगे 3 दोहरे आबंध होते हैं। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंजीन को किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बेंजीन को माइकल फैराडे ने खोजा था। किसने खोजा था, तो माइकल फैराडे ने खोजा था। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है एथीन, तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन है एथेन। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक अलग यौगिक है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन प्रोपेन है और हम सबों ने कई बार पढ़ा है कि प्रोपेन जो है वो एल्केन ग्रुप का यौगिक होता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी इसका अणुसूत्र C3H8 होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है एथीन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इन लगा हुआ है, यानी कि ये आपका किस ग्रुप का कंपाउंड होगा, आप कहेंगे सर एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड होगा। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो इसका आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी C2H4 हो जाएगा। साथ ही आपका तीसरा ऑप्शन है मीथेन। आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये हमारे एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है और इसका अणुसूत्र क्या होता है, आप कहेंगे कई दफा याद किए हैं गुरुजी CH4 होता है। आपका अगला ऑप्शन है एथेन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एथेन भी एल्केन ग्रुप का ही कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहते हैं कि C2H6 होता है। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा विषम है, कौन सा अलग है। आप कहेंगे कि सर प्रोपेन, मीथेन और एथेन एल्केन ग्रुप के कंपाउंड है, जबकि एथीन जो है वो एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। तो अलग हमारा कौन सा है, एथीन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के लिए एथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हवा। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वेल्डिंग के लिए एथाइन के साथ और किस चीज को मिला करके वेल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी एथाइन को ही क्या बोला जाता है, एथाइन को ही क्या बोला जाता है, आप कहिएगा एसिटिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब एथाइन या फिर एसिटिलीन के साथ हम लोग ऑक्सीजन गैस मिला देते हैं तब ये हमारा कौन सा वेल्डिंग कहलाता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी तब ये हमारा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहलाता है। तब ये हमारा कौन सा वेल्डिंग कहलाता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में आपका किस दो गैस का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे एसिटिलीन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के लिए एथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहां से एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप टेक्निकल ग्राउंड से एग्जाम देते हैं तो। क्या पूछा जाता है कि जो आपका ऑक्सी एसिटिलीन का न्यूट्रल फ्लेम होता है, इस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो न्यूट्रल फ्लेम होता है, जो न्यूट्रल फ्लेम होता है, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का रेशियो कितना होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और आपका एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1। कितना होता है, 1:1 होता है। ये रेशियो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी।
आपसे पूछा जा रहा है कि डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है इथाइन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन से गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस यानी कि प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प्रदीप्त गैस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी प्रोपेन कहते हैं, और सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है प्रदीप्त गैस के रूप में। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिगरेट लाइटर होता है, जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें किस प्रकार का गैस यूज किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि आपका जो एलपीजी होता है, जिसको आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, आपका उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी उसमें प्रोपेन रहता है, साथ ही क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है, और क्या रहता है? तो आप सभी कहेंगे कि आइसोब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? आइसोब्यूटेन रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका आइसोब्यूटेन है ये क्या है? तो ब्यूटेन का ही आइसोमर है, यानी कि समावयवी है। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2 समावयवी होते हैं। पहला आपका नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आपका आइसोब्यूटेन। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि एलपीजी में गंध के लिए, स्मेल के लिए हम लोग क्या मिला देते हैं? तो इथाइल मरकैप्टेन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? इथाइल मरकैप्टेन मिला देते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में एक विशिष्ट गंध के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आप कहेंगे इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। सिगरेट लाइटर में आपका कौन सा गैस यूज किया जाता है? आप कहेंगे ब्यूटेन। प्रदीप्त गैस के रूप में किसका यूज किया जाता है? प्रोपेन। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, आप कहेंगे प्रोपेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है गैलेक्टोज, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज, चौथा ऑप्शन है फ्रुक्टोज। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि C12H22O11 चारों ऑप्शन में से किसका सूत्र है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि C12H22O11 आपका चारों ऑप्शन में से लैक्टोज का सूत्र है। किसका सूत्र है सर? लैक्टोज का सूत्र है। और ध्यान में रखिएगा कि लैक्टोज आपका किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये डाइसैकेराइड क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 ग्रुप में बटा होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है गुरुजी मोनोसैकेराइड। पहला कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड। दूसरा आपका कौन सा होता है? तो दूसरा होता है डाइसैकेराइड। दूसरा कौन सा होता है आपका? डाइसैकेराइड। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तो गुरुजी तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तीसरा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। तो आप सभी याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ग्लूकोज होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये आपका किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है? आप कहेंगे ये सर मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही जब हम लोग डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सर इसमें कौन आ जाता है? तो गुरुजी लैक्टोज आ जाता है। कौन आ जाता है? लैक्टोज आ जाता है। और साथ ही साथ जब हम लोग पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो गुरुजी जो आपका सेलुलोज होता है, और साथ ही साथ जो स्टार्च होता है यानी कि जिसको हम लोग मंड कहते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है, आप कहेंगे लैक्टोज का रासायनिक सूत्र है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ग्लूकोज दिया हुआ है और साथ ही साथ ग्लैक्टोज दिया हुआ है और फिर फ्रक्टोज भी दिया हुआ है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ऑप्शन ग्लूकोज दिया हुआ है और साथ ही साथ जो ग्लैक्टोज दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो ग्लैक्टोज दिया हुआ है, और फिर जो आपका फ्रक्टोज दिया हुआ है, और फिर जो आपका फ्रक्टोज दिया हुआ है, ये तीनों ही किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो गुरुजी तीनों ही मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि डाइसैकेराइड का आपका एग्जांपल और कौन हो जाता है? तो जो सुक्रोज होता है सर वो किसका एग्जांपल हो जाता है? तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल हो जाता है। तो सुक्रोज और लैक्टोज किसका एग्जांपल हो जाएगा? डाइसैकेराइड का। जबकि आपका ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज किसका एग्जांपल हो जाएगा? मोनोसैकेराइड का। और सेलुलोज, स्टार्च ये किसका हो जाएगा? तो पॉलीसैकेराइड का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है मेथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एस्टर, चौथा ऑप्शन है इथेनॉल। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एस्टर ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एस्टर ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो गुरुजी परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ स्वाद के एजेंट के रूप में भी किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो परफ्यूम बनाने के लिए और स्वाद के एजेंट के रूप में किया जाता है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि एस्टर ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड COOR होता है। तो आप ये दो चीज ध्यान में रखेंगे। किसके बारे में? एस्टर के बारे में। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? आप कहेंगे एस्टर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है इथेनोइक अम्ल, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो चला ध्यान में रखना, एथेनोइक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। और नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी एसिटिक एसिड का यूज किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो सिरका बनाने में किया जाता है। और हम सभी कहते हैं कि 5 से 8% एसिटिक एसिड का जो विलयन होता है उसी को क्या बोला जाता है? विनेगर यानी कि सिरका बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मिथेनॉल भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि मिथेनॉल का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मिथेनॉल का यूज एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में किया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में किया जाता है? आप कहेंगे मिथेनॉल का। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में इथेनॉल भी दिया हुआ है, तो चला ध्यान में रखना कि इथेनॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी अल्कोहल कहते हैं। क्या इसका फॉर्मूला होता है? C2H5OH। इसका यूज कहाँ होगा? तो आप आसानी से कहेंगे कि गुरुजी एकरे यूज शराब बनाने में किया जाता है और साथ ही साथ ईंधन के लिए यूज किया जाता है या फिर ईंधन बनाने के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है गुलाबी, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है रंगीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो फिनोप्थिलीन होता है, जो आपका फिनोप्थिलीन होता है, इसको जब सिरका में डाला जाता है, यानी कि फिनोप्थिलीन को जब सिरका में डाला जाता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फिनोलेप्थिलीन जो है इसको क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसको एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फिनोप्थिलीन होता है ये किस प्रकार का इंडिकेटर होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये साइंथेटिक इंडिकेटर होता है। किस प्रकार का इंडिकेटर होता है? आप कहेंगे साइंथेटिक इंडिकेटर होता है। आप कहिएगा कि गुरुजी जब ये एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है तो जरा सा ये बताओ कि ये अम्ल के साथ कैसा रंग देगा और क्षार के साथ कैसा रंग देगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि फिनोलेप्थिलीन पे जब एसिड डाला जाता है यानी कि अम्ल डाला जाता है तब ये कैसा हो जाता है? तो गुरुजी तब ये रंगहीन हो जाता है, यानी कि इसमें कोई रंग ही नहीं होता है। और साथ ही जब फिनोलेप्थिलीन पे क्या करा जाता है? बेस डाला जाता है, तो सर ये बेस के साथ कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो गुरुजी ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फिनोप्थिलीन है वो क्या है? एक साइंथेटिक इंडिकेटर है या फिर और आसान भाषा में एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसपे अगर एसिड डाला जाए तो ये रंगहीन हो जाता है और अगर बेस डाला जाए तो गुलाबी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सिरका में क्या रहता है? तो आप कहते हैं सर जी इसी में एसिटिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? एसिटिक अम्ल। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिनोप्थिलीन को सिरके में डाला जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे सर फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ रंगहीन हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में डैश कार्बन अणु है। मेरे मित्र यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेंगे। क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु में डैश कार्बन अणु है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
इसमें कार्बन के कितने अणु दिखाई पड़ रहे हैं? आप कहेंगे कार्बन के 6 अणु दिखाई पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? आप कहेंगे 12। और ऑक्सीजन के कितने हैं? आप कहेंगे 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में डैश कार्बन अणु है, आप क्या कहिएगा? 6 कार्बन अणु है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? आप कहते 12। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? आप क्या कहते? 6। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ग्लूकोज होता है ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, किस टाइप का? आप कहेंगे सर अभी ये ना बताएं कि ग्लूकोज जो है वो हमारा मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही जो गैलेक्टोज होता है वो भी क्या होता है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और फिर जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो भी क्या होता है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम। दूसरा ऑप्शन है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। तीसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम और नियोन। और चौथा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अमीनो एसिड होता है, जो आपका अमीनो एसिड होता है, इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका मेन कंपोनेंट होता है कार्बन, दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन और तीसरा होता है नाइट्रोजन। तीसरा कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और चौथा होता है आपका ऑक्सीजन। चौथा कौन सा होता है? ऑक्सीजन। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इसी अमीनो एसिड से क्या बनता है? तो गुरुजी प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है? आप कहेंगे कि गुरुजी प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? आप कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अमीनो समूह होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि जो अमीनो ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अमीनो ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। क्या होता है? NH2 होता है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का MCQ था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे, इसी सेशन के साथ ही क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।